Hello students, welcome or welcome back to my channel. I am CS Jaspreet Dhanjal. I hope that you all are doing well and you are preparing for your exams for June 2026 attempt. तो अगर आप जून 2026 अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हो और ग्रुप वन देना चाहते हो, ग्रुप वन की क्लासेस लेना चाहते हो, देन आई वांट टू टेल यू दैट आई हैव रजिस्टर्ड माई क्लासेस ऑन सी ए पॉइंट. तो सी ए पॉइंट पे आपको मेरी कंपनी लॉ की क्लासेस भी मिल जाएंगी अलॉन्ग साइड सी एम एस एल. तो अगर आपको पता होगा कि सी एम एस एल की क्लासेस तो ऑलरेडी वहाँ पे अवेलेबल हैं, अब कंपनी लॉ की क्लासेस भी अवेलेबल हैं. गो हैड एंड यू कैन अवेल द सेम, राइट. अब कंपनी लॉ मैं काफ़ी टाइम से आई हैव बीन टीचिंग कंपनी लॉ, आई हैव बीन मेकिंग वीडियो शॉर्ट्स रील्स एवरीथिंग ऑन कंपनी लॉ. तो बहुत सारे बच्चों को आइडिया है हाउ आई टीच कंपनी लॉ, लेकिन आज हम एक डेमो लेक्चर रखेंगे. सो डेमो लेक्चर में आपको आइडिया लग जाएगा कि हाउ आई टीच. And before that, if you don't know me already, hi, I'm CS Jaspreet Dhanjal. I'm a company secretary, a CA finalist. I host my own personalized sessions and I am your faculty for CACET on CA Point, and you can get my lectures on CMSL and company law for June December 26 on CA Point. और अगर आप JIGL भी दे रहे हो दिसंबर में तो उसके क्लासेस भी आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी. तो आराम से जाओ CA Point पे सर्च करो या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करो. सो कंपनी लॉ पेपर नंबर 2 है ग्रुप नंबर 1 का. मेरा बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट रहा है कंपनी लॉ. आई हैव बीन टीचिंग ऑल्सो. मुझे लगता है कि कंपनी लॉ में ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप कैसे लॉ को इंटरप्रेट करते हो, ठीक है. सो बिफोर जस्ट स्टार्टिंग इट लाइक दैट, मैं आपको कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ. होता क्या है कि हमें लगता है कि हाँ लॉ है, लॉ को कैसे पढ़ना है, राइट. मैं सिर्फ कंपनी लॉ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सारे लॉज की बात कर रही हूँ कि इसमें आपको सबसे अच्छे से आना चाहिए इंटरप्रिटेशन, ठीक है. मेरे 60+ मार्क्स आए थे कंपनी लॉ में और मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जी क्लियर कर दिया था. तो उसमें मुझे लगता है कि सबसे बड़ा रोल ऑफकोर्स कंपनी लॉ का था. कंपनी लॉ हैज़ ऑलवेज बीन माई फेवरेट सब्जेक्ट एंड ऑल्सो बिकॉज आई इंटरप्रेट इट वेरी वेल. मेरी जो इंटरप्रिटेशन स्किल्स हैं ना वो बहुत अच्छी हैं. आप कितने घंटे पढ़ते हो, कितने घंटे किसी को सुनते हो, दैट नेवर मैटर्स. व्हाट मैटर्स इन लॉ इज इंटरप्रिटेशन. अगर आप एक लाइन पढ़ के उसे सही से इंटरप्रेट करते हो, ऑटोमेटिकली लॉ जो है आपके हाथ में आ जाएगा. लॉ को ना पढ़ाने का मेरा अपना स्टाइल है, मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहती हूँ. सो आई वॉन्ट, मैं जो मानती हूँ कि हर सेक्शन, ठीक है, सबसे पहली चीज़, सो यू हैव टू लर्न ऑल द सेक्शन नंबर्स, ठीक है. तो क्लास शुरू होने से पहले और व्हेन यू बाय माय क्लासेस एक चीज़ आपने याद रखनी है कि आपने रजिस्टर रख लेना है अपने पास, एक सेपरेट छोटी सी डायरी रख लो, पतला सा रजिस्टर रख लो, जिसमें आपने चैप्टर वाइज सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर्स को नोट करना है, ठीक है. मैं भी आपको प्रोवाइड करूँगी, आपने भी नोट डाउन करने हैं और उनके नाम नोट डाउन करने हैं और उनके रिलेटेड रूल्स नोट डाउन करने हैं, क्योंकि पेपर में ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. अगर आप ऐसे हो कि हाँ एज पर द रेलिवेंट सेक्शन नहीं मिलेंगे नंबर, राइट, या कम नंबर मिलेंगे. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप इन चीज़ों को देखो, ठीक है. तो सेक्शन में मेरा ये मानना है लॉ को पढ़ने का सबसे पहला तरीका इंटरप्रिटेशन. दूसरी चीज़, जो भी सेक्शन होता है ना उसमें 2-3 ही कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है. आपके दिमाग में हर सेक्शन की जो इंटरप्रिटेशन है वो इतनी क्लियर होनी चाहिए ना कि अगर मैं बोलूँ कि ये सेक्शन में क्या है, आपके दिमाग में वो 2-3-4-5, ऑफ कोर्स देयर आर सेक्शंस जिसमें 10-10 कॉन्सेप्ट भी होंगे, 10-10 सब सेक्शंस होंगे, तो उतनी ही बातें होंगी, लेकिन मेन कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको याद रहनी चाहिए. इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट अ क्लमजी हेयर ओवर हेयर, वी विल टेक इट वेरी इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड वे, ठीक है. तो सेक्शन नंबर्स को लर्न करना जरूरी है और उन्हें समझना जरूरी है, ठीक है. अब समझोगे नहीं तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आएगी. अब आती है बारी लैंग्वेज की, क्योंकि कंपनी लॉ का सब्जेक्ट है. देखो लैंग्वेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत सारे बच्चे मुझे कहते हैं कि मैम क्या हम अपनी भाषा में लिख दें. देखो अपनी लैंग्वेज में लिखने का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि एक तो आप लीगल वर्ड्स कभी नहीं सीखते, कभी भी नहीं, ठीक है. यूल भी लगा हाँ कोई बात नहीं, अपनी क्यों भाई, क्यों लिखना अपने भाषा में, क्यों नहीं हम लीगल लैंग्वेज सीखते. क्या आपने कभी वकीलों को देखा है, एडवोकेट्स को देखा है कि अपनी भाषा में ड्राफ्टिंग कैसे करोगे, ठीक है, या अपनी लैंग्वेज को रिफाइन कब करोगे, सीएस बनने के बाद. सो थिंक इट लाइक दिस, ठीक है. ये मत सोचो, एंड आई एम नॉट सेइंग टू रटाफाई, आई एम ओनली सेइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द की वर्ड्स एंड टू स्टिक बाय देम. क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि बच्चे को समझाने के लिए ना टीचर्स एकदम सिंप्लीफाई कर देते हैं, लेकिन बच्चा क्या सोचता है कि टीचर ने ऐसे समझाया तो मैं भी ऐसे लिख दूं. इट शुडंट बी लाइक दैट. आपको समझाने के लिए हम कितने भी सिंपल भाषा का इस्तेमाल करें, आपने जब लिखना है आपने कीवर्ड्स को नहीं छोड़ना, जैसे कि नॉट लेस दैन,
नॉट मोर देन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाले जो कीवर्ड्स है बहुत सारे बच्चे इसको इंटरप्रेट कर देते हैं, और होता क्या है, हम इसको क्यों नहीं समझते? क्या ये इंग्लिश हमें समझ नहीं आती? हम इसी को समझ के अगर इंटरप्रेट कर लें तो कितनी अच्छी बात है। अगेन रिलेटेड टू इंटरप्रिटेशन, सिर्फ सारा खेल कंपनी लॉ JIGL दोनों में है इंटरप्रिटेशन का। तो जब आप ये चीज़ सीख जाओगे ना कि कीवर्ड्स क्या है, इंटरप्रिटेशन क्या है, नॉट लेस देन, नॉट मोर देन क्या है, अपने आप सारी चीज़ें जो है वो सेट होने लग जाएंगी। तो एक चीज़ समझ लो कि इंटरप्रिटेशन पे काम ज़रूर करो, इट इज़ मच नीडेड। ठीक है, ये लॉ का एक पर्सपेक्टिव है जो मैंने आपसे शेयर किया है, कंपनी लॉ का। जब मैं आपको पढ़ाऊंगी ना, यू वुड अंडरस्टैंड, नंबर 1 यू विल एंजॉय इट थरली, नंबर 2 मैं आपको साथ साथ में ये भी बताऊंगी कि उसको एप्लीकेबल कैसे करना है। हालांकि ऑफ कोर्स आफ्टर यू फिनिश इट यू मस्ट गो थ्रू PYQs, पास्ट ईयर क्वेश्चंस, बट मैं अपने एंड से कोशिश करूंगी कि जितना आपको मैं समझा सकूं कि एप्लीकेबिलिटी कैसे करनी है वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर मैं आपको सिर्फ पढ़ाती रहूंगी ना कि फॉर एग्जांपल विमेन डायरेक्टर की एप्लीकेबिलिटी लिस्टेड कंपनी में है और पब्लिक कंपनी में विद सो एंड सो थ्रेशोल्ड, बट मैं आपको ये भी बताऊंगी कि भाई प्राइवेट कंपनी में इसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, वॉलंटरली दे कैन डू वट एवर दे वॉन्ट। तो ये वाली जो इंटरप्रिटेशन है ना, ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा स्टैंड आउट करती है। मेरे लिए अगर एक बच्चा इस तरीके की इंटरप्रिटेशन सीख जाए ना, बस उसे फिर पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता। सो दैट इज़ वॉट आई विल बी टीचिंग यू इन कंपनी लॉ। ठीक है, तो कंपनी लॉ जैसे मैंने बोला मेरा तो बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है, मैं आपका भी ये फेवरेट सब्जेक्ट बना दूंगी। एंड ऑल्सो इट्स नॉट अबाउट कि एक कंपनी सेक्रेटरी को सिर्फ कंपनी लॉ आना चाहिए, सारे लॉ आने चाहिए, लेकिन कंपनी लॉ पे जो होल्ड होना चाहिए ना कंपनी सेक्रेटरी का, वो अलग ही लेवल का होता है। तो वो जो होल्ड बनाना है ना, वो होल्ड बनाना मैं आपको सिखाऊंगी। मैं आपको इतनी इजी तरीके से चीज़ों को इंटरप्रेट करना सिखाऊंगी ताकि आप कल को आगे जाके बेयर एक्ट्स पढ़ो या कोई भी ऐसी चीज़ पढ़ो, आप उसे इंटरप्रेट कर पाओ, आप उसे सही से समझ पाओ। अब ये ना समझो कि अरे ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, अब मैं ऐसे कैसे लिखूं। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये सब सिंपल वर्ड्स में हमने यहाँ पे समझा दिया। अब थोड़ा सिलेबस पे आ जाते हैं। तो हम सबको पता है कि कंपनी लॉ का जो पार्ट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, टोटल सब्जेक्ट पार्ट 1 पार्ट 2, 60 मार्क्स 40 मार्क्स। ठीक है, और दोनों आपस में बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, ये प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट्स की बात करता है, ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मीटिंग्स की बात करता है। थोड़ा बहुत शायद आप CSET में पढ़ के आए होंगे और कि लॉ क्या होता है, मेंबर क्या होते हैं, MOA AOA क्या होता है, लेकिन यहाँ पे हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट, अच्छा अब होता क्या है, अगर आपने पहले कभी पेपर दिया होगा तो मोस्टली बच्चे पार्ट 1 से डरते हैं, अरे मैम चैप्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, अजीब अजीब से चैप्टर्स हैं। लेकिन यकीन मानो इसमें भी वही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स भरे हुए हैं जो आपको आने बड़े ज़रूरी हैं। एंड वंस यू अंडरस्टैंड देम इट बिकम्स वेरी ईजियर फॉर यू टू एक्चुअली गो थ्रू देम। ठीक है, तो वैसे हम पढ़ेंगे, हम इसको बोरिंग करेंगे नहीं, हम इसे इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे और इंटरेस्टिंग तरीके से याद रखेंगे। ठीक है, नंबर 1। और जो पार्ट 2 है वो तो है ही बड़ा इंटरेस्टिंग, जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग, डायरेक्टर्स, KMP। तो पार्ट बी तो होने वाला है बहुत ज़्यादा फन। ठीक है, हाँ चैप्टर्स कम होते हैं ना, तो बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि पार्ट बी तो बहुत स्कोरिंग रहेगा। हाँ मैं भी ये कहती हूँ कि रिवीजन में पार्ट बी में पहले जाओ, लेकिन पार्ट बी में ना कॉन्सेप्ट्स बड़े आएंगे। अच्छा बोर्ड मीटिंग आ गई, अब बताओ जी इसका नोटिस कब जाएगा, एजेंडा कब जाएगा, कोरम क्या होती है, प्रॉक्सी कहाँ से आया। ठीक है, वैसे ही जनरल मीटिंग। और बहुत सारे बच्चे ना डिफरेंस ही नहीं निकाल पाते कि बोर्ड मीटिंग और जनरल मीटिंग में क्या फ़र्क होता है। मैं ये नहीं चाहती कि आप बहुत ज़्यादा नॉलेज के चक्कर में, बड़े सारे बच्चों की ना, मैंने व्हेन आई हैव बीन टीचिंग ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, मैंने ऑब्जर्व किया है बहुत सारे बच्चों के ना बेसिक्स ही क्लियर नहीं होते। बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता कि मेंबर कौन होता है और डायरेक्टर कौन होता है, या मेंबर या शेयर होल्डर में फ़र्क क्या होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों पे हम फोकस करेंगे। ठीक है, व्हेन यू get in touch with me or when you'll see how I teach, number 1 you'll enjoy it and number 2 you will understand it. सबसे important होता है समझना, आपको बातें समझ आएंगी, आपको चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है, और एक पीस ऑफ एडवाइस मैं हमेशा बच्चों को देती हूँ कि अपने आप से चीज़ों को ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करना। बहुत सारे बच्चे जो CA CS CMA में आते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि हम ना अजीब अजीब सवाल पूछेंगे, अजीब अजीब दिमाग में चीज़ें लाएंगे और चीज़ों को ना, वो सिंपल चीज़ों को भी ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। दैट ऑल्सो क्रिएट्स प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ये वाली जो कॉन्सेप्ट्स हैं उससे हम चलेंगे। ठीक है,
स्टार्ट हम पार्ट 1 से करेंगे। आज हम फर्स्ट चैप्टर का डेमो देखेंगे, इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ। मैं आपको थोड़ा बेसिक्स बताने से स्टार्ट करती हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि प्रिंसिपल्स क्या है, कॉन्सेप्ट्स क्या है, राइट। सो द फर्स्ट पोर्शन इज इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ। वैसे तो ये CSET में भी आपने किया होगा, बट चलो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देती हूँ कि कंपनी लॉ कहाँ से आया, कैसे आया। ठीक है, तो हम सबको पता है कि कंपनी लॉ जो है हमारे देश में पहले ब्रिटिशर्स थे। ठीक है, और ये जान के आपको बहुत मतलब वो होगा कि देखो जब वो गए, या हम ये कहें कि उनके बहुत सारे लॉज जो हैं वो हमने एज अ बेसिस यूज़ किए। ठीक है, ये आप JIGL में भी पढ़ते हो। तो कंपनी लॉ को ज़्यादातर इंग्लिश लॉ बोला जाता था। इट्स लार्जली बेस्ड ऑन इंग्लिश लॉ। ठीक है, नॉट जस्ट कंपनी लॉ, मैनी लॉज JIGL में हम ये चीज़ पढ़ते हैं। बहुत सारे लॉज का बेस जो है वो इंग्लिश लॉ से ही आता है। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि इवॉल्व कैसे हो। इंडियन कंपनीज एक्ट आया, दे हैव मॉडल्ड इंग्लिश, तो इंग्लिश कंपनीज एक्ट को उन्होंने इंडियन कंपनीज एक्ट कर दिया। ठीक है, एंड ऑब्वियसली जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1844 इन इंग्लैंड इन्फ्लुएंस्ड इंडियन कंपनी लेजिस्लेशन। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो हमारे बहुत सारे लॉज जो हैं उनके बेसिस हमेशा इंग्लिश लॉज ही रहे हैं। ठीक है, बेसिस कैसे कि उसी को उठाया और उसी को तोड़ा मरोड़ा, थोड़ा बहुत एडिशन डिलीशन किया और उसको एप्लीकेबल कर दिया। तो ऑफ कोर्स क्योंकि ऑलरेडी एक जो बनी चीज़ है उससे काफ़ी सारी चीज़ें हमें समझ आ गई, तो इट वॉज ऑलवेज इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंग्लिश लॉज। और अल्टीमेटली जो फर्स्ट इंडिया का लॉ आया था, फर्स्ट कंपनीज एक्ट वॉज पास्ड इन 1850। तो 1850 में पहला कंपनीज एक्ट जो है वो पास हुआ था। तो ये सारी बातें जो है आपने बड़े ध्यान से सुननी है। ठीक है, एग्जाम में इतना नहीं पूछेंगे, बट आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि कंपनी लॉ कैसे इवॉल्व हुआ था। ठीक है, कंपनी लॉ ज़्यादातर जैसे हम इंग्लिश लॉ कहते हैं, ठीक है, इंडियन कंपनीज एक्ट जो है वो इंग्लिश कंपनीज एक्ट के हिसाब से आया है, इन्फ्लुएंस द इंडियन कंपनी लेजिस्लेशन। ठीक है, और फर्स्ट कंपनीज एक्ट जो है वो 1850 में पास हुआ था। मेजर कंपनी लॉज कौन कौन से हैं इंडिया में? इंडियन कंपनीज एक्ट 1866 सबसे पहले आया, फिर 1882 आया, फिर आया 1930, फिर आया 1956, और अब जो करंट वाला है वो है 2013, द कंपनीज एक्ट 2013। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑफ कोर्स इवॉल्व होता रहा। मैंने ये भी पढ़ा है, कंपनीज एक्ट 1956 पढ़ा है, और ऑफ कोर्स 2013 तो पढ़ा भी है और पढ़ाया भी है। ठीक है, तो इट इज़ लाइक दैट। तो ऑफ कोर्स कोई भी जो कानून है वो एक ही बार में तो आ नहीं जाता, बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बहुत सारे अमेंडमेंट्स होते हैं। बट यहाँ पे अब रेलेवेंट कौन सा है, ये वाला। अगर आज की डेट में हम देखें कि मैम रेलेवेंट कौन सा है, तो रेलेवेंट है कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो सबसे ज़्यादा रेलेवेंट एक्ट है। तो कंपनीज एक्ट 2013 को जो प्रेसिडेंशियल असेंट मिली थी, यानी कि जो यस प्रेसिडेंट ने किया था, वो हुआ था 29 अगस्त 2013 को, और ये गैजेट में नोटिफाई हो गया था 30 अगस्त 2013 को। कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको ये दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि कंपनीज एक्ट 2013 को प्रेसिडेंशियल, इस तरीके से आप नोट साथ साथ में बना सकते हो, प्रेसिडेंशियल असेंट मिला था 29 अगस्त 2013 को, और ऑफिशियल गैजेट में ये गया था, ऑफिशियल गैजेट में ये गया ऑन 30 अगस्त 2013 को। ठीक है, अब की फीचर्स या न्यू कॉन्सेप्ट, अच्छा ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब होता क्या है, जब भी कोई नया एक्ट आता है, अब हमने यहाँ पे पढ़ा कि इंग्लिश लॉ से शुरू हुए। ठीक है, ये शुरू हुए इंग्लिश लॉ से कि ठीक है, इंग्लिश लॉ जो है वो हमारा बेस बना। बहुत सारे एक्ट्स के लिए इंग्लिश लॉ ही है जो बेस बनता है। तो ये इंग्लिश लॉ से शुरू हुए, फिर 1866 का एक्ट आया, 1882 का आया, 1913 का भी आया, 56 का भी आया, 2013 का भी आया। 2013 में ऐसी कौन सी बातें थी या ऐसी कौन सी चीज़ें थी, क्योंकि जब भी कोई नया इस तरीके से एक्ट आता है तो डेफिनेटली उसमें बहुत सारी नई नई चीज़ें आती हैं। ठीक है, विच इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड, वेरी मच नीडेड। यहाँ पे जो है मैं थोड़ा ड्रॉ कर देती हूँ, आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो न्यू जो एक्ट आया, द कंपनीज एक्ट 2013 जिसे हम कह रहे हैं, ये जो न्यू एक्ट आया, इस एक्ट में क्या क्या ऐसी चीज़ें ऐड हुई विच वर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ना कुछ ऐसी बातें हुई जो आपको देखनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले ना जो यहाँ पे लिखा नहीं हुआ वो लिखो, इट वॉज अ रूल बेस्ड एक्ट। मतलब पुराने एक्ट के साथ भी रूल्स थे बट कम थे। ठीक है, देयर वर लेसर रूल्स। इसमें रूल्स
रूल्स ही रूल्स भरे हुए हैं। रूल्स बेयर एक्ट का पार्ट नहीं होते। सबसे पहली बात, अगर आपको ये बात नहीं पता है, मेरे पास अभी है नहीं, आई शो यू समडे। तो बेयर एक्ट अलग होता है और रूल्स की बुक अलग होती है। इंटर रिलेटेड होते हैं बट बेयर एक्ट के अंदर रूल्स नहीं होते, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। सबसे पहली चीज, रूल बेस्ड एक्ट कैसे, जब 2013 आया ना, तो अगर आप उसकी लैंग्वेज, अब हम आगे से आगे पढ़ेंगे, प्रोविजंस को पढ़ेंगे, जब आप प्रोविजंस को पढ़ोगे तो जगह जगह पे ये बात लिखी जाएगी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। जहां पे कोई लिमिट, जहां पे कोई थ्रेशोल्ड की बात होगी ना, वहां ये लिख देंगे एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। इसका क्या मतलब हो भाई, कहां पे प्रिस्क्राइब्ड है, ठीक है। एक नॉर्मल स्टूडेंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, अब इसे कहां ढूंढे, ठीक है। अब हम थ्रेशोल्ड में देखो, छोटी सी बात है, बेयर एक्ट की बता रही हूँ बट बड़ी रेलेवेंट है। कई बार बच्चे पूरा सब पढ़ जाते हैं बट ये छोटी छोटी बातें उन्हें पता नहीं चलती। आपने एक्ट में पढ़ा एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, अरे हमारे टीचर ने तो बुक में लिखा हुआ था कि इसकी तो ये लिमिट है, अब मैं कहाँ से ढूंढूं, मतलब कहाँ प्रिस्क्राइब्ड है भाई, कहाँ ढूंढूं, रूल्स में। कंपनीज एक्ट 2013 को हम कहते हैं इट्स अ रूल बेस्ड एक्ट, क्योंकि हर जगह पे, हर सेक्शन में आप ये वर्ड्स देखोगे एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, यानी कि वो लिमिट, वो थ्रेशोल्ड जो है वो रूल्स में जाके प्रिस्क्राइब्ड है, ठीक है। वो यहाँ पे प्रिस्क्राइब नहीं है, वो रूल्स में जाके प्रिस्क्राइब्ड है। अब होता क्या है, इससे क्या फायदा है, जैसे पहले रूल्स बहुत कम थे, थोड़े से ही थे, तो ठीक है, दैट वाज गुड फॉर देम, बट जब 2013 आया तो 2013 में ये चेंज आई। इससे ये होता है कि पूरा एक्ट अमेंड करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। एक्ट में अमेंडमेंट करने की बजाय आप रूल्स अमेंड कर लो, बात खत्म। आपने कोई लिमिट बढ़ानी है, कोई लिमिट कम करनी है, आप रूल्स अमेंड कर लो, और एक्ट में वो एज इट इज रहता है, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो ये चीज हमेशा याद रखनी है कि जो नया एक्ट आया, कंपनीज एक्ट 2013 आया, ये रूल बेस्ड एक्ट बना, यानी कि जगह जगह पे जहां पे ये बात लिखी गई है एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, तो वो बेयर एक्ट में लिखा गया है एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, तो वो रूल्स में, क्योंकि हर सेक्शन के साथ ना, हर सेक्शन के साथ इन्होंने कनेक्टेड रूल्स दे दिए, ठीक है। हम जैसे जैसे चैप्टर्स करेंगे उसके साथ साथ रूल्स को भी डिस्कस करते रहेंगे, हर सेक्शन के साथ, रादर हर चैप्टर के साथ। एक्ट जो है वो चैप्टर्स में डिवाइडेड होता है, तो चैप्टर के साथ कनेक्टेड रूल्स आ गए, ठीक है। तो उसके नाम कैसे याद रखने, वो सब मैं आपको सिखा दूंगी, उसकी आपने चिंता नहीं करनी। तो सबसे पहला बदलाव तो ये था, सबसे ज्यादा चेंजेस आए रूल बेस्ड एक्ट में। अब मैंने आपको बोला ना कि मैंने 1956 में पढ़ा, 1956 में पेनल्टीज इतनी कम थी ना, इतनी कम थी कि मैं कह नहीं सकती हूँ। आई हैव सीन पेनल्टीज लाइक 2000, इतना बड़ा क्राइम है 2000 की पेनल्टी है। तो इन्होंने जब चेंज किया ना, 1956 तो बहुत ही पुराना था, ठीक है। 1956 में इतने फ्लॉज थे ना दैट इट वाज सच अ गुड चेंज दैट दे एक्चुअली डिड इट, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर एक आती है जो आपने याद रखनी है कि ये रूल बेस्ड एक्ट है, ठीक है। और कभी घबराना नहीं है। अगर देखो, अगर आपको लगता है कि मुझे बेयर एक्ट लेना है और आप बेयर एक्ट लेके साथ साथ में पढ़ते हो, या सीधा एमसीए की वेबसाइट से बेयर एक्ट पढ़ते हो, या हम भी जब लीगल प्रोविजन पढ़ेंगे तो डेफिनेटली वर्ड आएगा एज मे बी प्रिस्क्राइब, तब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये रूल्स में प्रिस्क्राइब्ड है, राइट। तो 2013 में सबसे बड़ा बदलाव यही था कि इसमें सारे थ्रेशोल्ड लिमिट्स एक्ट में डालने की बजाय उन्होंने रूल्स में डाल दिए। तो जहां पे भी आपको दिखा एज मे बी प्रिस्क्राइब, वो रिलेटेड रूल में जाओ और चेक कर लो। ये सबसे बड़ा एडिशन, या सबसे बड़ा मैं कहूंगी एक एक्स फैक्टर था कंपनीज एक्ट 2013 में, और वाकई में ये बहुत अच्छी चीज थी कि हर चीज को इन्होंने, थ्रेशोल्ड्स को, लिमिट्स को बाहर कर दिया। ऑल्सो आई टेल यू वन थिंग, रूल्स बड़े डिटेल्ड हैं, ठीक है। बेयर एक्ट में कितनी डिटेल डाल लोगे तुम, ठीक है। एक सेक्शन में तुम कितनी बातें वहां पे घुसा लोगे, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कितनी टर्म्स एंड कंडीशंस डालोगे, कितने प्रोविजोस डालोगे, तो इट इज बेटर कि वो रूल्स में आ गए। तो रूल्स बड़े डिटेल्ड वे में हमें सारी बातें समझा देते हैं। तो कंपनीज एक्ट 2013 में सबसे बड़ा बदलाव और सबसे बड़ी खूबसूरती उस एक्ट की ये है कि वो रूल बेस्ड एक्ट है, नंबर 1, ठीक है। अब और क्या क्या नई नई चीजें आई यहाँ पे डिस्कस करते हैं। न्यू एडिशंस और क्या क्या रही जो मतलब 56 में नहीं थी, ठीक है। न्यू एडिशंस मतलब ये 1956 वाले एक्ट में नहीं थी। न्यू एडिशंस रही सबसे पहले CSR, ठीक है। सबसे पहला इंट्रोडक्शन ऑफ CSR इंट्रोड्यूस हुआ, सबसे पहली चीज, राइट। CSR विच इज सेक्शन 135, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले ऐसा कुछ नहीं था, मतलब ऑफ कोर्स वॉलंटरीली अगर कोई करना चाहता है, समवन लाइक रतन टाटा सर वुड हैव डन इट, तो ठीक है। लेकिन इन्होंने देखा यार ये खुद से कुछ नहीं करते
तो इन्होंने क्या किया, दे इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप एज कंपनीज रिसोर्सेज यूज करते हो, ठीक है, सोसाइटी को बदले में क्या देते हो? तो वहां पे आया कि भाई ऐसा करो, सोसाइटी के लिए भी कुछ करो। अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हो तो पिछले 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकालो और उसका 2% जो है वो आप you have to give it back to the society. Basically giving back to the society, basically it is giving back to the सोसाइटी। तो ये चीज आती है सेक्शन 135 में, जिसे हम कहते हैं CSR, ठीक है। तो CSR का कॉन्सेप्ट नहीं था 1956 में, देयर वाज नथिंग लाइक दिस। इसलिए अगर कोई करना चाहता है इट्स ओके, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कंपल्सरी कर दिया। CSR का जो सेक्शन है ना 135, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द कंपनीज, राइट। तो ये कुछ चीजें, ऑल द कंपनीज एज इन ऑल द टाइप्स ऑफ कंपनीज, ठीक है। फिर ऑफ कोर्स थ्रेशोल्ड आया एंड ऑल वो सारी चीजें आ गई। तो ये CSR में आ गई पहली बात, सेक्शन 135। अब दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आई OPC, कॉन्सेप्ट ऑफ OPC। OPC आया 1 पर्सन कंपनी। तो पहले जमाने में जैसे पार्टनरशिप LLP बन गया, ठीक है, क्योंकि पार्टनरशिप में बड़े फ्लॉज थे, LLP में वो चीज लिमिट हो गई लाइबिलिटी। वैसे ही आप सोल प्रोप्राइटरशिप को देखो, वो 1 पर्सन कंपनी बन गया। अब यहाँ पे पर्सन डायरेक्टर नहीं है, यहाँ पे पर्सन मेंबर है। हमेशा ये बात याद रखनी, 1 पर्सन का मतलब होता है 1 मेंबर कंपनी, ठीक है। सो ये 1 पर्सन कंपनी का कॉन्सेप्ट आ गया। 1 पर्सन कंपनी कैसे फंक्शन करेगी, इसके क्या कंप्लायंसेस रहेंगे, क्या रिक्वायरमेंट्स रहेंगी, वो सारी चीजें इसमें आ गई इन द कॉन्सेप्ट ऑफ OPC। बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट था, 1956 में ऐसा कुछ भी नहीं था। OPC के आने से लाइक इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट, न्यू कॉन्सेप्ट, और अगेन कंपनी है तो लिमिटेड लाइबिलिटी है। ऑफ कोर्स इसके कंप्लायंसेस भी कम होते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट्स भी कम होती हैं, क्योंकि छोटी कंपनी मानी जाती है। तो इसने काफी सारे बेनिफिट्स एंजॉय किए। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट ऐड हो गया OPC का, जो हमने 2013 में पढ़ा, ठीक है। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनल ऑडिट्स बेस्ड ऑन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स। मेन इज सेक्रेटेरियल ऑडिट। तो जहां टैक्स ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट होता था, वहां सेक्रेटेरियल ऑडिट भी आ गया, ठीक है। टैक्स ऑडिट डन बाय CAs, कॉस्ट ऑडिट डन बाय CMAs। अब आ गया सेक्रेटेरियल ऑडिट, जो CS भी कर सकते हैं। हालांकि ये लिस्ट बड़ी छोटी सी है, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट है, छोटी छोटी बातें इसमें लिखी हैं, बट बहुत कुछ नया आया 2013। और 2013 में ऑफकोर्स चेंजेस आते रहते हैं, अमेंडमेंट्स आते रहते हैं, वो तो लॉ में, एक्ट में आते ही हैं। तो ये सारी चीज़ें बड़ी रेलेवेंट हो गई। जब 2013 आया, 2013 में 1956 के कंपैरेटिवली बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें थी, ठीक है। तो सबसे बड़ा पॉइंट क्या था कि रूल बेस्ड एक्ट है, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। उसके बाद कनेक्टेड रूल्स में बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस हैं, वो याद रखनी है। मेन न्यू डिलीशंस में CSR आया, OPC आया और सेक्रेटेरियल ऑडिट आया। मतलब ये सारे नए नए एडिशंस की हम बात करते हैं। तो ये थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बात आ जाती है कि एक्चुअली इसकी हिस्ट्री क्या है। ये तो जैसे थोड़ी थोड़ी बात बता दी ना कंपनीज एक्ट 2013 की, बट ये कंपनीज एक्ट 2013 आया कैसे, ठीक है। और पुराने, देखो एक सबसे बड़ी चीज आपने याद रखनी है कि ओल्ड एक्ट्स जब भी रिपील होते हैं और नए एक्ट्स जब भी इनैक्ट होते हैं, एनफोर्स होते हैं, एक चीज हमेशा याद रखो कि किसी भी एक्ट का रिपील होना ये एक हमें प्रूफ देता है कि उसमें कोई ना कोई कमियां थी। और देखो हमेशा एक चीज याद रखो, यू कैन नॉट से कि 4 साल पहले कोई ऐसा एक्ट था और वो बहुत अच्छा चल रहा था, विद द पैसेज ऑफ टाइम रिक्वायरमेंट्स चेंज। जैसे मैंने आपको पेनल्टी का एग्जांपल दिया, मतलब लिटरली व्हेन आई वाज रीडिंग दैट इन द ईयर 2012 2013, तो मुझे लगता था यार 2000 क्या होते हैं। हालांकि तब तो 2000 की वैल्यू ज्यादा ही थी, बट क्योंकि वो बना 1956 में था, उसका टाइम वैल्यू ऑफ मनी ज्यादा था, बट उस टाइम पे जाके 2000 पेनल्टी डजंट मेक एनी सेंस। तो ये चीजें बहुत रेलेवेंट हो गई। यहाँ पे इन्होंने चीजों ने बहुत एक टर्न लिया, क्योंकि क्या होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको चीजें अपडेट करनी पड़ती हैं, अमेंड करनी पड़ती हैं। आप ये नहीं कह सकते हम इतने पुराने लॉज जो है वो बदलते जा रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ हिस्ट्री की बात करते हैं, जैसे कि जॉइंट स्टॉक एक्ट। सबसे पहले क्या था, जॉइंट स्टॉक कंपनी एक्ट 1850, ठीक है। ये बेस्ड ऑन कंपनी लेजिस्लेशन एक्ट था। ये सिर्फ सुन लो अब यहाँ,
रजिस्ट्रेशन फॉर कंपनीज ओनली इन मद्रास, कैलकाटा और बॉम्बे। ये इतना लिमिटेड था कि सिर्फ जो कंपनीज मद्रास में खुलती थी, कोलकाता में खुलती थी या बॉम्बे, सिर्फ वही इसके अंडर रजिस्टर हो सकती थी। और इसकी लिमिटेशन क्या थी? इट ओनली इंक्लूड्स अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। तो ऐसी कंपनीज भी रही हैं जो अनलिमिटेड लाइबिलिटी में होती है। अब तो इसका सबसे बड़ा फीचर ही लिमिटेड लाइबिलिटी है। तो सबसे पहले ये जो आया था जॉइंट स्टॉक कंपनी एक्ट 1850, इसमें ये कमियां थी। फिर आया जी 1857, इन्होंने क्या किया? नहीं, इन्होंने दोनों को इंक्लूड कर दिया, लिमिटेड को भी और अनलिमिटेड को भी। अब यहाँ पे लिमिटेड भी आ गई, पहले क्या था? सिर्फ अनलिमिटेड वाली रजिस्टर हो, ठीक है, सिर्फ अनलिमिटेड वाली रजिस्टर हो, लिमिटेड को रजिस्टर होने की जरूरत नहीं है। लेकिन 1857 में दोनों को बुला लिया कि ना ना, चाहे तुम लिमिटेड हो चाहे तुम अनलिमिटेड हो, आ जाओ रजिस्टर हो जाओ अंडर जॉइंट स्टॉक कंपनी एक्ट 1857। इसकी लिमिटेशन थी बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनी कैन ओनली बी रजिस्टर्ड एज अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। सिर्फ बैंक या सिर्फ इंश्योरेंस कंपनीज ही अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज बन सकती है और कुछ नहीं बन सकती, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसके आगे आया 1860। अब आप अगर आप देखोगे तो लिमिटेशन जो है वो सुधार बन रही है इधर, क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि जब भी कोई नया एक्ट आता है उसमें ये सवाल उठता है कि भाई क्यों एक्ट बनाना है, ठीक है, क्योंकि हम पुरानी किसी चीज को ठीक कर रहे हैं। और जब हम पुरानी किसी चीज को ठीक करते हैं तो इस पॉइंट को देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे कमी आ गई कि भाई बैंक और इंश्योरेंस कंपनी को इन्होंने कहा लिमिटेड कंपनी बनो। फिर 1860 में दोबारा नया एक्ट आया और उसने कहा नहीं, बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनी भी लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी बन सकती है। आप देख रहे हो चेंजेस कैसे हो रहे हैं। उन्होंने बोला ये तो बहुत अच्छी चीज हो गई। फिर 66 6 साल बाद नया एक्ट आया। अब यहाँ पे ऑल टुगेदर न्यू लॉ आ गया, गवर्निंग इनकॉर्पोरेशन, रेगुलेशन, वाइंडिंग अप। अब यहाँ पे इन्होंने कंपनी कैसे खोलनी है, कंपनी कैसे चलानी है और कंपनी कैसे बंद करनी है, उस पे नए लॉज बनाने शुरू किए। चेंजेस आए, ठीक है, पहले तो कैसे टाइप ऑफ कंपनी पे ही था, पहले अनलिमिटेड फिर लिमिटेड। अब चेंज आया तो ये पता चला कि नए लॉ बनाए गए, इनकॉर्पोरेशन कैसे करनी है, रेगुलेशन कैसे करनी है और वाइंड अप कैसे करना है। वेरी गुड। फिर कुछ सालों बाद फिर बदलाव आए। अब यहाँ पे ऑल्सो इंक्लूड्स फंक्शनिंग ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट कंपनी अपार्ट फ्रॉम कंपनी। कंपनी के अलावा भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस इसमें ऐड हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे फिर चेंजेस आने शुरू और प्राइवेट कंपनी के इंस्टीट्यूशन को ऐड किया। तो अर्लियर जो भी कॉन्सेप्ट रहे हैं उनमें ये सारी चीज़ें नहीं आती थी, कंपनी वर्ड को बड़ा लिमिट किया हुआ था। फिर उन्होंने उसके दायरे को एक्सटेंड किया, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस भी बीच में इंक्लूड करी, प्राइवेट कंपनी भी बीच में इंक्लूड करी। फिर काफ़ी सालों बाद फिर चेंज आई और इसमें आया, इस एक्ट में इंक्लूड्स द फंक्शंस ऑफ डायरेक्टर्स के फंक्शंस आए, इन्होंने क्या करना है, मैनेजिंग एजेंट्स ने क्या करना है, प्रोविजन फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज, गारंटिंग द सिक्योरिटी, पेमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड्स टू इट्स एम्प्लॉयज। तो ये सारी चीज़ें आ गई, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई और ये सारी चीज़ें आ गई कि नए नए कानूनों में नए नए एडिशंस आए और नई नई चीज़ें हमने इंक्लूड करी। अब ये वाला एक्ट जो है, जो मैंने मेनली पढ़ा है, 1956 वाज अ गुड एक्ट, उसमें ऐसी कमियां नहीं थी। मतलब 1956 और 2013 में अगर आप मुझे फर्क देखोगे तो 2013 ने 1956 की कमियों को काफी हद तक हटाया, लेकिन 1956 वाज अ गुड एक्ट। मतलब उसमें प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, काफी सारी चीजें क्लियर थी। ऑफ कोर्स 1936 के बाद 56 में बना, तो 20 साल बाद बना था, तो ऑब्वियसली चेंजेस काफी थे। फिर 56 के बाद 2013 में बना और कितना लेट बना, तो चेंजेस काफी, मतलब इट वॉज नॉट लाइक समथिंग कि बहुत, ऑफकोर्स न्यू एडिशंस रहे, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रही और सबसे बड़ी बात टाइम के अकॉर्डिंग उन्होंने एडिशंस करे, ठीक है। तो कंपनीज एक्ट 1956 की भी कमियां सुन लो। यहाँ पे इट वाज एक्चुअली इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 एंड इंडिपेंडेंस। 1947 में जब देश आजाद हुआ उसके बाद बना था कंपनीज एक्ट 1956, जब HC बाबा कमेटी की रिपोर्ट आई थी, ठीक है। तो ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बना था। इसकी एप्लीकेबिलिटी बड़ी लिमिटेड थी। ये इट अप्लाइड टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट नागालैंड, JNK, गोवा, दमन एंड दीव, कुछ कुछ एक्सेप्शंस के साथ। और ये ज्यादातर ना सोशल एंड इकोनॉमिक नीड्स ऑफ द कंपनी पे बेस्ड था, ठीक है, कंपनी की क्या नीड्स हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बोला ना CSR का कॉन्सेप्ट, उसने पूरा दायरा बदल दिया, क्योंकि कंपनीज एक्ट 1956 में ज्यादातर क्या था, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। ऑफ कोर्स इकोनॉमी को बढ़ाना था, ठीक है, इंडिपेंडेंस हुई थी, इकोनॉमी को आगे ले जाना था, प्रॉफिट कैसे कमाए। कोई भी कंपनी है एक्सेप्ट ऑफ तब होती थी सेक्शन 25।
नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है तो मतलब उसको छोड़ के बाकी सारी कंपनीज का जो टारगेट है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना होना चाहिए, इट शुड बी द मेन मोटिव। तो ये उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा पक्की थी और उस चीज़ पे चलती थी। फिर आया 2013। देखो 2013 में अगर सिर्फ एक लाइन में उन्होंने डिस्क्राइब करना हो, टू एनकरेज ट्रांसपेरेंसी एंड हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी ने एक नया रोल ले लिया। वो कैसे आई? वो आई डिस्क्लोजर से, वो आई रिपोर्टिंग से, राइट, ठीक है। स्टैंडर्ड्स, डेफिनेटली नए नए स्टैंडर्ड्स आए, तो ये चीज़ें बहुत रेलेवेंट हो गई। डिस्क्लोजर, रिपोर्टिंग, स्टैंडर्ड्स, 2013 ने ये सब कर दिया। 2013 ने कहा भाई वेबसाइट पे भी डालो, बोर्ड्स रिपोर्ट में भी डालो, ठीक है, ताकि लोग जो हैं वो कंफ्यूज्ड ना रहे। कॉरपोरेट गवर्नेंस सबसे ज़्यादा डील करती है एथिक्स से, ट्रांसपेरेंसी से, हाई स्टैंडर्ड से। लोग जो आपके कंपनी में पैसा लगा रहे हैं उनके लिए आपकी हर इंफॉर्मेशन ओपन होनी चाहिए, उन्हें इजीली एक्सेसिबल होनी चाहिए, वेबसाइट पे हो, बोर्ड्स रिपोर्ट में हो, जहाँ जहाँ भी रिक्वायर्ड है। तो 2013 ने मेजरली हाईलाइट किया कॉरपोरेट गवर्नेंस को, ठीक है। आपने देखा होगा योर रोल एज कंपनी सेक्रेटरी हैज ऑल्सो एलिवेटेड, क्योंकि जब बात आएगी कॉरपोरेट गवर्नेंस की तो डिस्क्लोजर ज़्यादा मांगे जाएंगे, कंप्लाइंसेस ज़्यादा देखी जाएंगी, रिपोर्ट ज़्यादा बनेंगी। तो कंपनीज एक्ट 2013 ने उस चीज़ पे फोकस किया। ऑफ कोर्स नए नए एडिशंस आए, सीएसआर आया, ओपीसी आया, वो तो है ही। तो इस चीज़ पे आपने फोकस करना है। ये सब जस्ट रीड है, आपकी नॉलेज के लिए है, आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो चेंजेस आते हैं, ये जो चेंजेस आते हैं ये कौन रेकमेंड करता है? तो ये भी ऑफ कोर्स ये जस्ट रीड है, आपको थोड़ा आइडिया देने के लिए, ठीक है। जस्ट रीड है कि इसमें चेंजेस आए कैसे, इन एक्ट्स में जो चेंजेस आते हैं ये चेंजेस आए कैसे। ये देखो कंपनीज एक्ट 2013 जब आया इसमें कैसे कैसे चेंजेस आए। स्टार्ट करते हैं भाभा कमेटी से। सो 1952 में एक कमेटी बनी, भाभा कमेटी, इन्होंने गवर्नमेंट ने बनाई थी। 12 मेंबर्स की कमेटी थी टू एक्चुअली गो इनटू द एंटायर क्वेश्चन ऑफ रिवीजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 1913, ठीक है। इन्होंने कहा कि इसको रिवाइज करो। फिर 57 में शास्त्री कमेटी बनी, ये 6 मेंबर्स की कमेटी थी। अगेन जस्ट रीड इट, ठीक है, कि जो भी डिफेक्ट्स हैं, देखो जब भी कोई नया एक्ट बनता है, जैसे मैंने आपको पहले बोला, पुराने के डिफेक्ट्स को करेक्ट करने के लिए होता है, उसे चेंज करने के लिए होता है कि जो भी पहली कमियां थी भाई हमने वो कमियों को ठीक कर दिया। 1978 में आया सचार कमेटी, ठीक है, सचर कमेटी। इसमें चेयरमैन थे श्री राजेंद्र सचर, ठीक है। अगेन वही कि रिपोर्ट बनानी और ये जो नाम है ना, ये सारे चेयरमैन्स के नाम है। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि कमेटी का जो नाम है वो चेयरमैन के नाम पे रहेगा, तो ये याद रखनी है। अगेन ये उनके चेयरमैनशिप के अंडर था और जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें थी वो सारी हमने करी। फिर 1997 में आई चंद्रात्रे कमेटी, ठीक है। चंद्रात्रे कमेटी जो है ये भी अगेन अंडर KR चंद्रात्रे के अंडर ये बनी थी और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? टू रीराइट द 1956 एक्ट। दिस इज इंपॉर्टेंट। 1956 एक्ट को जो है इन्होंने रीराइट करने के लिए बोला, ठीक है, रीराइट करने के लिए बोला। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि और रीराइट करते हुए क्या किया? टू फैसिलिटेट अ हेल्दी ग्रो ऑफ द इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर अंडर अ लिबरलाइज्ड, फास्ट चेंजिंग एंड हाईली कंपेटिटिव एनवायरनमेंट। जैसे मैंने आपको बोला ना, अगर आप चेंजेस लाओगे ही नहीं, अगर आप वही चीज़ें सेम घिसी पिटी 10-12 साल 50 साल चलाते रहोगे, इट वॉन्ट हेल्प यू मच, ठीक है। तो चेंजेस लाने बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो इन्होंने रीराइट किया उस चीज़ को। देन 2000 में आई एराडी कमेटी। एराडी कमेटी अगेन अंडर जस्टिस वी बालाकृष्ण एराडी। इसमें भी एक्सपर्ट्स थे। इन्होंने कुछ चीज़ों को वाइंडिंग अप प्रोसीजर्स लेकर के आए, उसको रीमॉडल किया और लेटेस्ट डेवलपमेंट्स को ऐड किया, क्योंकि ना हर थोड़े सालों बाद नई कोई चीज़ पता चलती है, हर थोड़े सालों बाद आपको आइडिया लगता है। क्योंकि होता क्या है, एक एक्ट बन जाता है, ठीक है, शुरू में तो एक्ट होता है, चलो उसकी इंटरप्रिटेशन लोग करते हैं, फिर धीरे धीरे लोगों को पता चलने लग जाता है उसके लूप होल्स, ठीक है। एक्ट में ना जो एडवोकेट्स भी होते हैं या जो
लीगल पर्सन होते हैं उनके लिए ये मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूँ, आपके लिए ये जानने से ज़्यादा कि क्या करना चाहिए ये इंपॉर्टेंट है कि क्या ना करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बेसिकली कंप्लाइंसेस में भी ये चीज़ काम आती है, अदरवाइज भी ये चीज़ें काम आती हैं, क्योंकि आपको अच्छा फिर लोग क्या करते हैं, लोग उन लूप होल्स का फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं, फिर स्कैम्स भी होते हैं, मिस यूजेस होती हैं, कोर्ट केसेस होते हैं। तो कुछ सालों बाद एक्ट बिल्कुल अच्छे से यूज़ हो चुका होता है। दैट इज़ वाई आई से कि जब भी कोई नया एक्ट आता है ना, जब बच्चे पेपर देते हैं, आप जैसे बच्चे, तो नया एक्ट आता है तो बड़े घबराए हुए होते हैं कि अरे पुराने एक्ट में पेपर देते हैं। आई ऑलवेज टेल देम गो फॉर द न्यू एक्ट। एक्ट जितना नया है उतने ही कंफ्यूजन्स कम होंगे, कोर्ट केसेस कम होंगे, वो एक होती है ना खींचातानी, वो बड़ी कम होती है। एंड एज द ईयर्स पास बहुत सारे केस लॉज ऐड हो जाते हैं, बहुत सारे लूप होल्स ऐड हो जाते हैं, फिर लूप होल्स के साथ कॉन्सेप्ट्स ऐड हो जाते हैं, सर्कुलर्स ऐड हो जाते हैं, नोटिफिकेशंस ऐड हो जाती है, ये फर्क होता है। फिर इनको पता चलता है अरे ये भी लूप होल रह गया तो एमसीए का सर्कुलर आ गया। तो ये चीज़ें रहती हैं। तो यहाँ पे भी वाइंडिंग अप प्रोसीजर्स लेकर के आए, उसे रीमॉडल किया, इनोवेट किया इरानी कमेटी ने। 2002 में आई जोशी कमेटी, अगेन ये भी टू एग्जामिन द रेमनेट्स ऑफ द कंपनीज बिल 1997। 2003 में आई नरेश चंद्र कमेटी, इन्होंने रेगुलेट किया प्राइवेट कंपनीज को और पार्टनरशिप्स को। ठीक है, तो प्राइवेट कंपनीज में भी जो भी चेंजेस रिक्वायर्ड थी प्लस माइनस उसे किया, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज, वैसे तो देखो प्राइवेट कंपनी में हम ज्यादा सिरदर्दी लेते नहीं है, क्योंकि वो जिस बंदे की कंपनी उसने खुद ही रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा लेने, बट जस्ट दैट कि प्राइवेट कंपनी का हार्म पब्लिक को नहीं होना चाहिए या उनकी रेगुलेशंस करनी, वो सब चीजें आई। 2005 में आई ईरानी कमेटी। ओके, सो ईरानी कमेटी जे ईरानी के चेयरमैनशिप के अंडर थी, जो डायरेक्टर थे टाटा सन्स में। इनका काम था एडवाइजिंग द गवर्नमेंट ऑन द प्रपोज्ड रिविजन्स कि व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। 2005 में आई वैश कमेटी, इन्होंने, इट वाज अंडर श्री ओपी वैश, टू स्ट्रीमलाइन द प्रोसिक्यूशन मैकेनिज्म कि प्रोसिक्यूशन कैसे करना है। ठीक है, अब तो खैर काफी चीजें उन्होंने डीक्रिमिनलाइज भी कर दी। और यहाँ पे आई कंपनी लॉ की कमेटी, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या हुआ, अब गवर्नमेंट ने सब कुछ एग्जामिन किया और इम्प्लीमेंट कर दिया कंपनीज एक्ट 2013 एंड एलएलपी एक्ट 2008। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट और एक तरीके से मतलब लॉ में और इकोनॉमी में एक बहुत ही चेंजिंग इफेक्ट लाने वाले एक्ट बने, कंपनीज एक्ट 2013 एंड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप 2008। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो याद रखनी है आपने ये बात, कंपनीज एक्ट 2013 एंड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप 2008, ये दोनों आए कंपनी लॉ कमेटी के बाद। कुछ कुछ चीज़ें ऑफकोर्स आपको इसमें से पता होनी चाहिए, बट बहुत ज़्यादा इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, गो थ्रू इट। जब भी नए एक्ट्स ड्राफ्ट होते हैं, कोई एक दो बंदे नहीं उसे ड्राफ्ट करते, पहले कमेटी बैठती है, फिर ड्राफ्ट्समैन उसे ड्राफ्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सब आया, और सबसे इंपॉर्टेंट था कॉन्सेप्ट पेपर जो आया ईरानी, जे ईरानी कमेटी, ये वाला जे ईरानी रिपोर्ट जिसे हम कहते हैं, कॉन्सेप्ट पेपर ऑन कंपनी लॉ 2004 एंड जे ईरानी रिपोर्ट। एक्चुअली हुआ क्या, कॉन्सेप्ट पेपर और न्यू कंपनी लॉ जब आया, ठीक है, जब न्यू कंपनी लॉ आया तो एक कॉन्सेप्ट पेपर आया एक लेजिस्लेटिव फॉर्मेट में, आप इसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे देख सकते हो। तो अच्छा, ये कुछ ऐसा समझो कि जैसे आईसीएसआई है, जब भी आईसीएसआई ने चेंजेस प्रपोज किए, जैसे अभी चेंज इन पासिंग परसेंटेज था, तो मैंने खुद वीडियो बना के बच्चों को बोला था कि प्लीज़ उन्होंने आपसे सजेशंस मांगे हैं, इन द सेम वे ऑब्जेक्टिव था कि स्टेक होल्डर्स अपने ओपिनियन दे और सजेशंस मिले, एंड स्टूडेंट्स वर रियली हैप्पी जब उनके सजेशंस माने गए। आप उनके स्टेक होल्डर्स हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब ऐसे बड़े बदलाव करती है वो अपने स्टेक होल्डर से ओपिनियन जरूर लेती है। आप खुद सोचो ना, आपका इंटरेस्ट है और आपके इंटरेस्ट के खिलाफ अगर इंस्टीट्यूट कुछ करती है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कुछ करती है, आप आगे से नहीं उनके साथ एसोसिएटेड रहोगे, आप अपना स्टेक वापस ले लोगे, आप अपना इंटरेस्ट वापस ले लोगे। आप समझ रहे हो? तो ये बहुत जरूरी होता है। इसीलिए अगर आप स्टेक होल्डर्स की बात नहीं मानते हो तो इट इज अ लॉस ऑन योर पार्ट। ये बात आप हमेशा हमेशा जो है याद रखिए। तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि स्टेक होल्डर्स का ओपिनियन आपने जरूर लेना है। फिर ये कॉन्सेप्ट पेपर पब्लिश हुआ अगस्त 4, 2004 में, ताकि एक ब्रॉड एग्जामिनेशन हो सके और पब्लिक से सजेशन मांगेगा कि भाई आप बताओ कि क्या चेंजेस होने चाहिए। फिर उसके बाद जब ये कॉन्सेप्ट पेपर छप गया, लोगों के सजेशंस मांग लिए गए, फिर एक्सपर्ट कमेटी बनी।
ये एक्सपर्ट कमेटी को चेयर किया डॉक्टर जे जे ईरानी ने, जो तब डायरेक्टर थे टाटा सन्स के, अब नहीं तब डायरेक्टर थे। तो 2 दिसंबर 2004 को एक कमेटी बनाई गई, एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई, जिनके चेयरमैन बने डॉक्टर जे जे ईरानी। डॉक्टर जे जे ईरानी उस टाइम पे टाटा सन्स के जो है डायरेक्टर थे। क्यों बनाई गई कमेटी, सबसे सबसे बड़ा सवाल, मतलब आई ऑलवेज टेल स्टूडेंट्स कि क्यों वाला सवाल आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि कमेटी क्यों बनाई गई। लॉजिक, कमेटी बनाई गई टू सजेस्ट रिविजन्स, ठीक है। अब ऑब्वियसली लोग 100,000 सजेशंस देंगे, तो उसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट होंगे वही तो आप लोगे ना, वही आप देखोगे, आगे उसको लेके जाओगे। टू क्रिएट अ सिंप्लीफाइड एंड कॉम्पैक्ट कंपनी लॉ धीरे धीरे बदलता 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 आप देखोगे यहाँ तक आ गया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यूजर फ्रेंडली, ताकि सिंपल हो जाए, कॉम्पैक्ट हो जाए, सबसे बड़ी बात, ठीक है। चीजें जो है वो कम हो जाएं, चीजें जो है वो इकट्ठी हो जाएं। टू एड्रेस चेंजेस इन नेशनल एंड इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरमेंट्स, आपको एट पार आना पड़ता है। सीएसआर का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारी कंट्री में नहीं आया सबसे पहले वो अदर कंट्रीज में आ चुका है। जब हम सीएसआर पढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगी, बट ये कॉन्सेप्ट हैज अ पॉइंट, इट इज रेलेवेंट। तो जब ये कॉन्सेप्ट लगा कि हाँ, तो फिर हमारी कंट्री में आया। तो जब चेंजेस होते हैं ना, अमेंडमेंट्स होती हैं, तब ये देखा जाता है कि बाकी कंट्रीज में ऐसा क्या हो रहा है जो हमारी इकोनॉमी में नहीं हो रहा, फिर उसे लेके आया जाता है ताकि हम भी नेशनल एंड इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट के बराबर आ जाए। टू अडॉप्ट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड बेस्ट प्रैक्टिसेस, बिल्कुल, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज आए और फॉरेन ट्रेड हो और आप डील करो उन लोगों के साथ, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो भी बेस्ट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्रैक्टिसेस हैं उसे भी आगे लेकर के आना। एंड टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी फॉर इवॉल्विंग बिजनेस मॉडल्स, तो एक मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिसे हम कहते हैं ना, वो चीज इन्होंने कर दी कि कोई भी ना कतराए या घबराए ना कि अरे कंपनी खोलनी है, नहीं, दे शुड बी हैप्पियर एंड लाइक हाँ 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 कंपनी खोलनी है ना। तो कमेटी का ये काम था, कमेटी बैठी, कमेटी ने सारा काम किया और एक रिपोर्ट बना दी, ऑन सबमिट कर दी 31 मई 2005 को। इसमें एक रोड मैप दिया उन्होंने। रोड मैप में कि फ्लेक्सिबिलिटी कैसी लाई जाए, ठीक है, जैसे फॉर्म्स बहुत कम कर दिए, फॉर्म को भरना बड़ा आसान कर दिया, डायनेमिक चेंजेस लाए जाएं, कैसे आएंगे, और यूजर फ्रेंडली कंपनी लॉ बनाया जाए। अब आप बोलोगे मैम व्हाट डू यू मीन बाय यूजर फ्रेंडली, चाहिए तो हमें प्रोफेशनल, देखो इंटरप्रिटेशन तो प्रोफेशनल्स ही करते हैं, बट ऐसा भी कोई तोप नहीं होना चाहिए कि अगर एक ले मैन या एक बेसिक बंदा जिसको इंग्लिश आती है उसको बिल्कुल ही समझना है। हालांकि अगर आपको लीगल नॉलेज नहीं, आप नहीं समझ पाओगे इजीली, राइट। वो जो एक इंटरप्रिटेशन का स्किल होता है ना, वो एडवोकेसी का स्किल होता है, वो मैं आपको सिखाऊंगी, हम आपको सिखाते हैं, एज एन मेंटोर सिखाते हैं, ठीक है। तो वो वहां पे होता ही है, ठीक है। तो ये बात का आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो एक रोड मैप बना जिसमें कहा कि यार इस एक्ट को ना थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाते हैं, थोड़ा डायनामिक बनाते हैं। और की रिकमेंडेशंस क्या आई, कहाँ से बदलाव कहाँ तक, कि गवर्नमेंट अप्रूवल रिजीम को बदलो और लेके आओ शेयर होल्डर अप्रूवल एंड डिस्क्लोजर रिजीम। गवर्नमेंट ओनर है नहीं है ना, ओनर कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स, ठीक है। पैसा किसका लगा है, शेयर होल्डर का, तो गवर्नमेंट का अप्रूवल क्यों लेना। हालांकि बहुत सारे केसेस में हम देखते हैं कि गवर्नमेंट तक जाना पड़ता है, वो ज्यादातर केसेस होते हैं जहां हम ये माने कि बिल्कुल ही सिचुएशन बहुत ही एक्सट्रीम है या शेयर होल्डर्स को आगे फर्दर, लेकिन पहला जो राइट है वो शेयर होल्डर्स को दिया गया कि गवर्नमेंट अप्रूवल से मूव करके हम शेयर होल्डर अप्रूवल और डिस्क्लोजर रिजीम में आगे, भाई हर चीज को डिस्क्लोज करो, रिपोर्ट्स में करो, बोर्ड्स रिपोर्ट में करो, अपनी वेबसाइट पे करो, जहां रिक्वायर्ड है वहां डिस्क्लोजर डालो, कोई बात छुपाओ मत। क्योंकि शेयर होल्डर या मेंबर, टू बी प्रिसाइज मेंबर जो होता है ना, वो बैठा होता है बाहर, उसको नहीं पता कि कंपनी के अंदर क्या हो रहा है, वो करती है मैनेजमेंट जो होते हैं हमारे डायरेक्टर्स, ठीक है। तो इसीलिए जितना डिस्क्लोजर वेबसाइट पे होता रहता है, एटलीस्ट एजीएम से पहले तक या जब भी उसके अराउंड उसे चीजें पता रहती हैं, अदरवाइज तो जब एनुअल रिपोर्ट आएगी तो पता चलता है कि क्या हुआ। तो ये चीजें बदली गई कि भाई गवर्नमेंट अप्रूवल रिजीम से इन्होंने शेयर होल्डर अप्रूवल एंड डिस्क्लोजर रिजीम जो है वो लेके आए। ब्रॉड रिकमेंडेशंस क्या थी एक्सपर्ट कमेटी की, ठीक है, दे इंक्लूड, ये देखो, सबसे पहले उन्होंने कहा प्राइवेट एंड स्मॉल कंपनीज नीड टू बी गिवन फ्लेक्सिबिलिटी एंड
फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन एंड कंप्लायंसेस एट अ लो कॉस्ट। थोड़ा ध्यान से सुनो, ठीक है। ये तो इन्होंने फायदे की बातें कर दी। पहले अगर थोड़ा सा रिवाइंड करके चले तो ये बना कैसे, ठीक है। तो ये जे ईरानी रिपोर्ट जो है वो कैसे बनी, कहते हैं सबसे पहले बना कॉन्सेप्ट पेपर, ठीक है। कॉन्सेप्ट पेपर बनाया गया, क्यों बनाया गया, ताकि सारे लोग जो है अपनी सजेशन दे, लोग मतलब स्टेक होल्डर्स, ठीक है। फिर इस कॉन्सेप्ट पेपर को जो है इन्होंने पब्लिश कर दिया, ठीक है। एमसीए पे बाय द एमसीए ने इसे पब्लिश कर दिया, ताकि पब्लिक एट लार्ज जो है अपने सजेशंस दें कि इसमें क्या डालें क्या ना डालें। और फिर एक एक्सपर्ट कमेटी बना दी, ठीक है, जिसे विच वाज हेडेड बाय डॉक्टर जे ईरानी, तभी इसे ईरानी कमेटी कहा जाता है। इस एक्सपर्ट कमेटी का नाम है ईरानी कमेटी। इस कमेटी ने भी कुछ ऑब्जर्व किया, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स है कि भाई तुमको एक साथ लाए हैं तो तुमने ये चेंजेस करने। कमेटी ने अपना काम किया और रिपोर्ट जो है वो 31 मई 2005 को सबमिट कर दी। सबसे बड़ी की रिकमेंडेशन थी कि जहां पे गवर्नमेंट का अप्रूवल आ रहा है उस एक प्रथा को बदल के शेयर होल्डर अप्रूवल लाया जाए और डिस्क्लोजर रिजीम लाया जाए। ये की रिकमेंडेशन, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन यही थी। इसके अलावा और कौन कौन सी रिकमेंडेशंस थी वो हम पढ़ लेते हैं। इसके अलावा सबसे पहला, यस, देखो मैं क्यों एक प्राइवेट कंपनी खोलूं, मैं क्यों एक स्मॉल कंपनी खोलूं, और अगर प्राइवेट कंपनी स्मॉल कंपनी खोलते हुए मुझे उतना ही खर्चा लग रहा है, मुझे उतनी कंप्लाइंसेस लग रही है जो एक लिस्टेड कंपनी दे रही है या पब्लिक कंपनी दे रही है, तो फिर क्या फायदा, हाउ वुड यू एनकरेज पीपल। तो उन्होंने कहा इनके कंप्लाइंसेस को कम करो। जब हम पढ़ेंगे अब देखोगे प्राइवेट, स्मॉल, डोरमेंट, ओपीसी, इन सब के कंप्लाइंसेस कम 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 होते हैं एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज, ठीक है। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, इनको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दो। भाई इनका काम कम है, सबसे बड़ी बात, काम कम है तो पैसे कम है, तो क्यों तुम इनको कंप्लाइंसेस फ्री में तो होते नहीं है, वो भी तो पैसे लेंगे। तो इन्होंने कहा इसको थोड़ा थोड़ा कम कर दो, लो कॉस्ट पे कर दो, नंबर 1। नंबर 2, companies with higher public interest should be subject to stricter regime of corporate governance। जहां पब्लिक ज्यादा वहां कंप्लाइंसेस ज्यादा, वहां डिस्क्लोजर्स ज्यादा, वहां रिपोर्टिंग ज्यादा, क्योंकि ज्यादा पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व हो जाता है। तो यहां पे उन्होंने बोला कि जहां पब्लिक इंटरेस्ट ज्यादा होता है ना, वहां कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बढ़ा दो, वहां पे ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा दो, वहां पे रिपोर्टिंग को बढ़ा दो, कि भाई उन्हें सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है, उनके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। तो ये चीजें आ गई कि जहां पब्लिक ज्यादा वहां ट्रांसपेरेंसी ज्यादा, वहां रिपोर्टिंग ज्यादा। तीसरा पैरामीटर आया, जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं और जो गवर्नमेंट पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, they should also be subject to similar parameters with respect to disclosures and corporate governance। अब उन्होंने बोला देखो गवर्नमेंट कंपनीज, गवर्नमेंट इज ऑल्सो आंसरेबल टू पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन्हें क्यों मतलब अलग से कर देना, ठीक है, क्यों इन्हें, नहीं कोई बात नहीं, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस के कोई एक्सेप्शंस हैं इसमें, बट मोस्टली इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट कंपनी और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी सिमिलर, हालांकि मैं ये नहीं कहूंगी कि टोटली सिमिलर पैरामीटर्स है, एक्सेप्शंस आर देयर, बट फिर भी उन्होंने कोशिश करी कि काफ़ी हद तक उन्हें एट पार लाने की कोशिश करी कि जैसे बाकी कंपनीज के ऊपर सेक्शंस लग रहे हैं इनके ऊपर भी लगे। फोर्थ, सिंप्लीफाइड रेगुलेटरी रिजीम बैक्ड बाय स्ट्रेंथन्ड डिस्क्लोजर। रेगुलेटरी रिजीम को सिंपल रखो, ठीक है, रेगुलेशंस में चाहे फॉर्म फाइलिंग है, चाहे डिस्क्लोजर टू सेबी है, उस चीज को सिंपल रखो, फॉर्म फाइलिंग को सिंपल रखो, रिपोर्टिंग सिस्टम को सिंपल रखो, रेगुलेशंस को सिंपल रखो, और डिस्क्लोजर को स्ट्रेंथन कर दो। इन्हें कह दो वेबसाइट पे भी डिस्क्लोज करें, इन्हें कह दो बोर्ड्स रिपोर्ट में भी डाल दें, और अगर लिस्टेड कंपनी है तो इन्हें कहो सेबी को भी बताएं, ठीक है। लिस्टेड कंपनी और सेबी का तो ऐसा रिश्ता है ना, मतलब आई एम लाइक तुम सांस नहीं ले सकते सेबी के बिना। सेबी इज लाइक अ सांस ओनली, यू हैव टू रिपोर्ट एवरीथिंग। तो वो जो स्ट्रेंथन्ड डिस्क्लोजर है ना वो होना चाहिए, वेबसाइट पे भी, बोर्ड्स रिपोर्ट पे भी, सिर्फ और किसी और रिपोर्ट में चाहिए तो वो भी, मतलब एज एन रेगुलेशन रिजीम को सिंप्लीफाई करो कि बस ये फॉर्म भरा, रेगुलेशन डन, या ये इंफॉर्मेशन दी, रेगुलेशन डन, लेकिन डिस्क्लोजर बढ़ा दो ताकि हमें पता चलता रहे कि क्या क्या चीजें करते हैं। तो पकड़ना आसान है ना, जहां इंफॉर्मेशन हिड हो जाती है, जहां इंफॉर्मेशन होल्ड हो जाती है, वहां तो चीजें पता नहीं चलती, बट जहां इंफॉर्मेशन है वेबसाइट पे देख लो, बोर्ड्स रिपोर्ट में देख लो, सेबी के पास चला गया, वहां चीजें आसान हो जाती हैं। एंड लास्ट,
to attune the Indian company law with the global reforms, as in bringing in tune with it, bringing balance to it, taking the place in the arena. तो global reforms के साथ उसे similar रखो, जैसे CSR काफ़ी सारी countries में चलता है, अब हम भी ले आए, ठीक है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि नहीं इंडिया है तो एकदम उसको अलग कर दिया, इस तरीके से चीज़ों को समझो, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज का जो लेक्चर है उसमें मज़ा आया होगा, डेमो लेक्चर में, ठीक है। जो क्लासेस का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इफ़ यू लव द वे आई टीच, एंड मैं गारंटी दे सकती हूँ कि कंपनी लॉ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मैं आपका भी बना दूंगी। एंड द वे आई टीच, यू अंडरस्टैंड इट बेटर एंड यूल अंडरस्टैंड इट क्विकर, ठीक है, क्योंकि मैं सिंप्लीफाइड भाषा में आपको अच्छे से बता दूंगी, नंबर 1। एंड डिस्क्रिप्शन में ही आप सीधा CA पॉइंट पे जाओगे तो भी आपको जो है क्लासेस मिल जाएंगी। सो गो अहेड एंड लुक फॉर द क्लासेस, और आप वाकई में एक डिफरेंस फील करोगे कि कैसे एक सिंप्लीफाइड तरीके से जब कोई पढ़ाता है तो हम कितने आसानी से और कितनी जल्दी चीज़ों को समझ जाएंगे। और साथ साथ में मैं आपको कीवर्ड्स भी लिखवाती रहूँगी, सेक्शन नंबर्स भी लिखवाती रहूँगी, और मैं आपको ये भी बताती रहूँगी कि प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, तो वो आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल हो जाएगा। आई विल सी यू इन डेमो लेक्चर नंबर 2, एंड यस, तब तक आप बताना मुझे कॉमेंट सेक्शन में आपको ये लेक्चर कैसा लगा। बाय बाय।